अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ़िज़िक्स पेपर 5054 पेपर 1 वेरिएंट 2 2023 मई जून सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। क्वेश्चन 1 बोल रहा है, अ स्टूडेंट विशेस टू मेजर डायरेक्टली द सर्कमफेरेंस ऑफ अ फुटबॉल, व्हाट इज़ द मोस्ट सूटेबल इंस्ट्रूमेंट टू यूज़। तो यहाँ पर इसमें सूटेबल इंस्ट्रूमेंट होगा मेजरिंग टेप। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, Which equation contains two vector quantities? दो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी इक्वेशन? ऑप्शन ए एक्सेलरेशन है इसके अंदर वेक्टर क्वांटिटी, और चेंज इन वेलोसिटी है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 हमें दिया हुआ है, सही है, फोर्सेज ऑफ 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन एक्ट्स एज शोन, सही है। विच डायग्राम शोज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेज। अच्छा, इसकी रिजल्टेंट समथिंग इस तरह बनेगी। तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 4 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, अ स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द जर्नी ऑफ अ कार इज शोन। अच्छा, व्हाट इज़ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द जर्नी। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक हमारी स्पीड कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ हो रही है, और यहाँ पे आके हमारी स्पीड कांस्टेंट हो गई है। सही, इंक्रीज़ नहीं हो रही, बस एक ही स्पीड पे चल रही है। तो हमें ऐसा डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है जो ये शो कर रहा हो। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में जो है हमारे पास डिक्रीजिंग ग्रेडियंट है, नहीं हमें इंक्रीजिंग ग्रेडियंट चाहिए क्योंकि स्टार्टिंग में स्पीड इंक्रीज़ हो रही है। तो ऑप्शन बी में देखें अगर हम, तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास स्पीड इंक्रीज़ हो रही है जो कि इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है, और यहाँ पे आके जो स्ट्रेट लाइन शो कर रही है कि कांस्टेंट स्पीड है, तो ये कांस्टेंट डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ऑप्शन बी जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन अर्थ इज़ 9.8। तो ये लिख लेते हैं, हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। वेट इक्वल्स टू mg होता है, तो अर्थ पे क्या आ रहा है, m मल्टीप्लाइड बाय 9.8। और मार्स पे क्या बोल रहा है वो, द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन मार्स इज़ 3.7 न्यूटन के पर kg। तो वेट इक्वल्स टू m मल्टीप्लाइड बाय 3.7। यहाँ पास इक्वेशन 1 बन गई, इक्वेशन 2 बन गई। आगे क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ एंड द वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन मार्स इज़ 25। तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन भी एक फॉर्म हो रही है जो कि है वेट ऑन अर्थ माइनस वेट ऑन मार्स इक्वल्स टू 25। यहाँ हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन गई। इसमें हम अगर वेट ऑन अर्थ को सब्जेक्ट बना लें तो यहाँ बता देगा 25 माइनस वेट ऑन मार्स। तो हम अगर इसमें ऊपर वाली वैल्यूज़ पुट कर दें तो हम देख लेते हैं कि आंसर आ रहा है 9.8 m इक्वल्स टू 25 माइनस, बल्कि प्लस हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी ये प्लस हो जाएगा उधर जाके, प्लस 3.7 m। तो 25 उधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 9.8 m माइनस 3.7 m। तो ये आंसर आ जाएगा 25 इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 6.1 m। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 6.1। इसका आंसर हमारे पास देख लेते हैं क्या आ रहा है, 25 डिवाइडेड बाय 6.1 इक्वल्स टू 4.1 हमारे पास आंसर आ रहा है राउंड ऑफ करने के बाद। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6, स्टूडेंट डिटरमाइंस द डेंसिटी ऑफ सॉलिड मेटल क्यूब। तो डेंसिटी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमें कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने होंगे कि जो मास और वॉल्यूम मेजर कर सकें। तो बैलेंस ऑफ फोर्स मीटर, नहीं फोर्स मीटर का काम नहीं है यहाँ पे। अच्छा हाँ, ऑप्शन बी जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, जो बैलेंस मास मेजर करेगा, और रूलर जो है वो क्यूब की वॉल्यूम मेजर करने के लिए काम आएगा, उसकी साइड्स मेजर करके।
अच्छा भाई, द डायग्राम शोज द ओनली टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ ट्रॉली दैट इज़ एक्सेलरेटिंग एट 0.122 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमारे पास फॉर्मूला लगता है फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इक्वल्स टू एम ए। इसमें हम वैल्यूज पुट कर दें। फॉरवर्ड फोर्स है हमारे पास 6 माइनस बैकवर्ड फोर्स है 3.6 इक्वल्स टू, अच्छा हमें निकालना मास है, इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाइड बाय 0.122। तो इसकी अगर हम फाइनल इक्वेशन बना लें तो ये बनेगी 6.6 माइनस 3.6 अपॉन, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 0.122। देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है हमारे पास। 6 माइनस 3.6 अपॉन 0.122। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है 20 kg। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड टू डिफरेंट लेंथ्स बाय वेरिएबल फोर्स, द फोर्स शोज हाउ the size of the force depends on the length to which the spring is stretched। अच्छा, हमें दिया हुआ है फोर्स अगेंस्ट लेंथ एक्सटेंशन का, व्हाट इज़ द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल्स टू के एक्स, एक्सटेंशन होती है ये एक्स, तो हमें इसका कांस्टेंट निकालना है, तो ये हो जाएगा एफ अपॉन एक्स। तो हमें यही दिया हुआ है फोर्स अगेंस्ट एक्स का ग्राफ। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमें ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। तो हम कोई से भी 2 पॉइंट्स ले लेंगे, पहला पॉइंट ये ले लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ये ले लेते हैं, पहला पॉइंट ये, नेक्स्ट पॉइंट ये। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास हो गया है 15 एंड 2, और दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं 20 एंड 4। सही है। अब फॉर्मूले में डाल देते हैं ग्रेडियंट के, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हमारे पास इसका क्या आंसर आ रहा है हम चेक कर लेते हैं। तो आंसर आ रहा है हमारे पास 0.4। यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है 0.4। ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ऑप्शन बी जो है हमारे पास वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। A uniform horizontal beam pivoted at its right hand end is in equilibrium. A force of 60 Newton acts vertically upwards on the beam or as shown। सही है। What is the weight of the beam? अच्छा, हमारे पास यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्सेस लग रही हैं और एक चीज़ अननोन है। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा क्लॉकवाइज वेट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट। तो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, W और मल्टीप्लाइड बाय, हमेशा हम पिवट से लेंगे डिस्टेंस, W मल्टीप्लाइड बाय 30 इक्वल्स टू क्लॉकवाइज में हमारे पास लग रही है 60 मल्टीप्लाइड बाय पिवट से कितना डिस्टेंस बन रहा है इसका, अराउंड 50 मीटर्स। तो मल्टीप्लाइड बाय 50 हो गया। तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा W इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाइड बाय 50 अपॉन 30। तो इसका क्या आंसर आ रहा है देख लेते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 100 न्यूटन्स, जो कि ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। A constant frictional force acts on a moving object for a short amount of time, causing the momentum of the object to decrease। सही है। Which expression is used to calculate the time for which the force acts। अच्छा, हमारे पास फोर्स का मोमेंटम के अंदर एक फॉर्मूला होता है, फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो हमारे पास टाइम हमें निकालना है, टाइम का एक्सप्रेशन बनाना है। तो टाइम इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा
चेंज इन मोमेंटम अपॉन एफ फोर्स। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो देख लेते हैं हमारे पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। टाइम इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, ऑप्शन ए जो है हमारे पास करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अ लार्ज स्टोन इज़ रोल्ड ऑन टू अ लॉरी यूजिंग रैम्प, सही है। द लेंथ, अच्छा लोड करवा रहे हैं हम, तो इसमें हमारे पास ये वाली हाइट के ऊपर जो है हम वर्क डन लगा रहे हैं। द लेंथ ऑफ द रैम्प इज़ एल, द स्टोन इज़ लिफ्टेड हाइट ऑफ एच, तो लिफ्ट हाइट एच के हुआ है तो हम एच के ऊपर वर्क डन लगा रहे हैं। द मास ऑफ द स्टोन इज़ एम, द वेट ऑफ द स्टोन इज़ डब्ल्यू, विच एक्सप्रेशन इज़ इक्वल्स टू द यूज़फुल वर्क डन। तो वर्क डन का हमारे पास फॉर्मूला होता है फोर्स या वेट इनटू डिस्टेंस, जहाँ पे वो वर्क डन लग रहा है तो एच, तो W इंटू एच हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बी है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द डायग्राम शोज बर्निंग कैंडल, विच एनर्जी स्टोर इज़ एसोसिएटेड विद बर्निंग कैंडल। तो केमिकल एनर्जी होती है जब कैंडल बर्न हो रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एन अफ्रीकन एलिफेंट हैज़ अ मास ऑफ 6000 kg and each of its 4 feet has an area of 0.20 meter square. The gravitational field strength of, सही gravitational field strength दी हुई है तो हम एलिफेंट का वेट निकाल लेते हैं mg के ज़रिए। 6000 मल्टीप्लाई बाई 9.8, तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है कुछ, चेक कर लेते हैं, 6000 मल्टीप्लाइड बाई 9.8, तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 58800, सही है, ये मेरे पास इसका आंसर आ रहा है। और जो है इन्होंने इसका एरिया दिया हुआ है, तो हमारा एलिफेंट जो है वो 4 फीट पे खड़ा होगा हमेशा। तो 1 फीट का वेट, 1 सेकेंड, हमारा जो एलिफेंट होगा वो हमेशा 4 फीट पे खड़ा होगा। तो 1 फीट का इन्होंने हमें एरिया दिया हुआ है 0.20, तो 4 फीट पे से एरिया, ये एरिया होगा जिसके ऊपर ये प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा, तो ये मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 0.80, सही है। स्टैंडिंग स्टेशनरी ऑन 4 फीट लिखा हुआ भी है, लेवल ग्राउंड, सही है। तो हमें प्रेशर निकालना है इसका, तो प्रेशर का हमारे पास फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू F अपॉन A। ऊपर हमने F निकाल ली, न्यूटन में था ये वेट इसका, तो ये हो जाएगा अराउंड 58800 अपॉन 0.8। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम क्या आ रहा है, 58800 डिवाइडेड बाय 0.8, इसका मेरे पास आंसर आ रहा है 74,000, राउंड ऑफ करने के बाद 74,000, और इसको किलो पास्कल्स में हमें बताना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच रॉ डिस्क्राइब्स द शेप एंड द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अच्छा, शेप जो है उसका फिक्स नहीं होता और वॉल्यूम जो है वो हमारे पास फिक्स्ड होता है। तो ऑप्शन ए बता रहे हैं शेप फिक्स नहीं, गलत। ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी बोल रहा है नॉट फिक्स्ड और वॉल्यूम फिक्स्ड, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 15। विच रॉ shows the forces and the distances between the particles in a solid generally compare with the forces and distances in the liquid। अच्छा, तो forces between the particles जो है greater stronger होती हैं as compared to liquid, और जो है जो उनका distance होता है वो भी smaller होता है। तो 15 का आंसर जो है वो बी है। क्वेश्चन 16 क्या बोल रहा है, एन इनकम्प्लीट स्टेटमेंट अबाउट लेटेंट हीट इज़ गिवन। अच्छा, स्टेटमेंट दिया हुआ, लेटेंट हीट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड, इसका असली हमारे पास स्टेटमेंट होता है लेटेंट हीट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द बॉन्ड्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड चेंज द स्टेट चेंज करता है ऑफ सब्सटेंस। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, एनर्जी और स्टेट जो चेंज कर रहा है।
गैप 1 में एनर्जी और सेट, हाँ ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 बोल रहा है a solid is placed on top of hot solid, thermal energy is transferred from the hot solid to the cold one, what is the explanation for this? अच्छा, a hot solid expands so its particle will move further apart, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, गलत है। बी है एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल टू द नेक्स्ट, हाँ ऑप्शन बी जो है हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। A house is to be thermally insulated to reduce thermal energy loss and reduce fuel cost, सही है। Which type of thermal insulation pays back, अच्छा pays back the cost of installation in the shortest time, अच्छा शॉर्टेस्ट टाइम में कौन सा इंस्टॉलेशन जो है वो हमें पे बैक कर रही है। अच्छा, इंस्टॉलेशन कॉस्ट दी हुई है सबकी और उसकी जो है सेविंग दी हुई है, एनर्जी कॉस्ट सेविंग दी हुई है। तो अगर हम सबको नोटिस करें तो लॉफ्ट इंस्टॉलेशन जो है वो हमें 1 ईयर के अंदर ही, मतलब सबसे जल्दी इंस्टॉलेशन जो है वो हमें सबसे जल्दी ही पे बैक कर रही है। तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है पर ईयर, क्योंकि ये उतनी ही कॉस्ट सेव कर रही है हमारी जो हमने पे करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द डायग्राम शोज टू डाइवर्जेंट रेज ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट ओ बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर, एट विच पोजिशन द इमेज इज़ फॉर्म्ड। अच्छा, प्लेन मिरर के अंदर बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे और सेम हाइट पे जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, लाइट इज़ इंसिडेंट एट मिरर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एज शोन, द मिरर कैन बी रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस इनटू द पेज थ्रू पॉइंट एक्स। अच्छा, यहाँ पे ये पिवट है और यहाँ से मूव हो सकता है हमारा। A mirror is rotated until the light is reflected back along its original path through which angle is the mirror rotated। अच्छा, हमें जो है इसकी ही पाथ में जो है रिफ्लेक्ट बैक करनी है इस मिरर को रोटेट करके। तो अगर हम मिरर को इस तरफ रोटेट करें तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा हमारे पास मिरर, और ये वाली जो हमारे पास पाथ होगा वो यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा वापस, और यहाँ पे इसका एंगल बन जाएगा 90 डिग्री के करीब। और जो पहले हमारे पास एंगल था पहले से वो था 45 डिग्री। तो हमें अगर एंगल इसका पता करना है कितना रोटेट करा है तो हम क्या करेंगे, 90 माइनस 45, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। ऑप्शंस देख लेते हैं। अच्छा, और हमने इसको रोटेट करा है क्लॉकवाइज 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन सी जो है वो सही है, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है 45 टू द क्लॉकवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन 21. A ray of light is incident on a plastic block in air at angle of incidence I. The refractive index of the plastic is n. The light ray refracts along the plastic air boundary when it reaches x. अच्छा, इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है n equals to sin I upon sin r। तो हम बोल क्या रहे, विच इक्वेशन इज़ करेक्ट। अच्छा, सब में जो है साइन आई बनाया हुआ है, तो हमें साइन आई की जो है उसको सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट बना के देख लेते हैं हम, तो हमारे पास आ जाएगा n मल्टीप्लाइड बाय साइन r, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। तो पहला वाला तो नहीं है, दूसरा वाला भी नहीं है, थर्ड वन जो है हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो सही है। अच्छा, और इसमें जो है जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव एंगल है वो ये वाला है, यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है और यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो 41 जो है हमारे पास होगा आर की जगह, यहाँ पे हमारे पास 41 होगा आर की जगह। तो ऑप्शन सी जो है हमारे पास वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो क्वेश्चन 22 बोल रहा है द डायग्राम शोज वाइट लाइट एंटरिंग अ प्रिज्म, व्हाट हैपेंस एट पॉइंट एक्स एंड what is the color of light that strikes the screen at point Z।
अच्छा, तो हमारे पास इसका पैटर्न होता है, सबसे पहले हमारे पास रेड होता है, फिर हमारे पास ऑरेंज होता है, येलो होता है, देन फिर ग्रीन होता है, फिर ब्लू होता है, देन इंडिगो एंड लास्ट में वायलेट। तो हमारे पास टॉप पे होता है, सही है। और यहाँ पे हमारे पास डिस्पर्जन एंड रिफ्रैक्शन दोनों हो रही है इसके अंदर, सही है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं हम। डिस्पर्जन ओनली नहीं, गलत है। और ब्लू लाइट नहीं, ये भी ब्लू लाइट है, गलत। तो हमारे पास जो जी पे लाइट होगी वो होगी रेड लाइट, सही है। तो हमारे पास ऑप्शन सी डिस्पर्जन एंड रिफ्रैक्शन एंड रेड लाइट, ऑप्शन सी जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Which raw names a region of electromagnetic spectrum with wavelength longer than that of visible light and a region with frequency that is higher than that of visible light। अच्छा, तो हमारे पास इसका पैटर्न होता है, सबसे पहले रेडियो वेव होती है, फिर माइक्रोवेव होती है, फिर इंफ्रारेड होती है, फिर विजिबल लाइट होती है, देन अल्ट्रा वायलेट होती है यूवी, देन हमारे पास एक्स रेज होती हैं, फिर हमारे पास गामा होती हैं लास्ट में, सही है। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है इनकी वो सबसे लो होती है, ऊपर की तरफ लो होती है, मतलब रेडियो वेव्स के पास सबसे कम होती है, और नीचे जो है वो इंक्रीज़ हो रही होती है, नीचे आके वो हाई हो जाती है। और हमारे पास जो वेवलेंथ होती है वो जो है ऊपर हाई होती है रेडियो वेव्स के पास, और नीचे आते हुए वो लो हो जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास अगर हम देखें, वेवलेंथ लॉन्गर देन विजिबल लाइट तो इंफ्रारेड सही है, और फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन विजिबल लाइट अल्ट्रा वायलेट। तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। साउंड ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। Which list gives the 3 states of matter arranged in order of the speed of sound from slowest to higher fastest चाहिए हमें। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा जो फास्ट ट्रैवल करता है साउंड वो करता है सॉलिड्स में, उसके बाद लिक्विड में उससे कम, और गैस में सबसे कम। तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। Bar magnets and various non-magnetic and demagnetized metal bars are placed in the different arrangements shown. In which arrangement do the bar magnet repel? अच्छा, bars repel। तो हमारे पास ये तो easy है, हमारे पास ऑप्शन डी में जो है वो रिपेल होंगे, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। A student uses a wooden clamp and a stand to hold a freely suspended bar magnet. The diagram shows that in experiment 1 the student holds a bar magnet next to the suspended magnet. In experiment 2 the student holds an iron bar next to the suspended magnet. In experiment 3 the student holds a steel bar next to the suspended magnet. अच्छा, in which experiments does the suspended magnet move? अच्छा, इसमें भी हमारे पास मूव करेगा बार मैग्नेट, सही है। सेकंड एक्सपेरिमेंट 2 में भी मूव करेगा, और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में भी हमारे पास मूव करेगा। तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एन इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सपेरिमेंट in an electrostatic experiment a plastic rod is rubbed with a cloth. The cloth becomes negatively charged. Which diagram shows the charge on the rod and describes the movement of charge? सही है। तो हमारे पास क्या हो रहा होगा, जो रॉड होगी उसके अंदर से हमारे पास चार्जेस क्लॉथ के अंदर जा रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्जेस, सही है, नेगेटिव चार्जेस। तो ऑप्शंस देख लेते हैं हम। द इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम द रॉड ऑन टू द क्लॉथ, हाँ, तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। Object X is stationary and positively charged. It experiences a force due to the field produced by object Y. The arrow shows the direction of the field produced by Y. अच्छा, इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है ये। तो देख लेते हैं। Which statement about the direction of force on X is correct? 8 अच्छा राइट पे लगेगी, और x के ऊपर जो फोर्स लगेगी। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। 8 is towards the right because it is an electric field, हाँ सही है,
हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। द डायग्राम शोज अ बैटरी ऑफ 1.5 वोल्ट cells. अच्छा, what is an advantage of this arrangement of the cell? The battery can supply a current for a longer time than a single 1.5 वोल्ट सेल। अच्छा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है कि एक सिंगल सेल अगर लगाओ 1.5 वोल्ट का तो उससे लॉन्गर टाइम तक चलेगा ये वाले जो 3 सेल्स हैं 1.5 वोल्ट्स के। अच्छा, तो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम। द पोटेंशियल डिवाइडर कंसिस्ट ऑफ अ लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर LDR, अ रजिस्टर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। सही है। द आउटपुट इज़ 3 वोल्ट, तो ये जो है हमारे पास 3 वोल्ट यहाँ से निकल रहा है आउटपुट। और व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द LDR? अच्छा, तो ये LDR की हमसे रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं। सही है। अच्छा, यहाँ पे 3 वोल्ट है और टोटल 6 है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी हमारे पास 3 वोल्ट वोल्टेज होगा। 3 वोल्ट वोल्टेज होगा, तो यहाँ पे और इसके पास रेजिस्टेंस कितनी आ रही है? इक्वल्स टू 10,000। सही है, इक्वली डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो अगर इक्वली वोल्टेज डिवाइड हो रहा है तो ये जो LDR की जो हमारे पास रेजिस्टेंस होगी वो भी बराबर होगी 10,000 के। तो इसका ऑप्शंस देख लेते हैं हमारे पास कौन सा। नहीं, गलत बिटवीन नहीं, हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। अच्छा भाई, 3 स्टूडेंट्स each suggest a consequence of wiring lamps in a parallel rather than in series. Student 1, if one lamp breaks, अच्छा बोल क्या रहा है? which student are correct? अच्छा, कौन से स्टूडेंट्स करेक्ट हैं? if one lamp breaks the other lamps stay lit, हाँ ये सही है। पैरेलल के अंदर स्टूडेंट 2 बोल रहा है the lamps can be switched on and off separately, ये भी ठीक है। स्टूडेंट 3 बोल रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच लैम्प इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सप्लाई, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर आना चाहिए 1 2 3, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। व्हेन वायर एक्स वाई इज़ मूव्ड डाउनवर्ड्स बिटवीन द पोल्स ऑफ द स्टेशनरी मैग्नेट एंड EMF इज़ प्रोड्यूस्ड अक्रॉस एक्स एंड वाई, तो ये जो है जब नीचे जा रहे हैं तो हमारे पास EMF प्रोड्यूस हो रहा है। विच एक्शन प्रोड्यूसेस एंड EMF अक्रॉस एक्स एंड वाई इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, ऑपोजिट अभी तो जो इसमें EMF प्रोड्यूस हो रहा है इस वायर के अंदर, हमें उसका ऑपोजिट प्रोड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मूव बोथ वायर एंड द मैग्नेट अपवर्ड्स एट द सेम स्पीड। नहीं, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। द वायर इज़ केप्ट स्टेशनरी एंड द मैग्नेट इज़ मूव अपवर्ड्स, नहीं, उससे भी सेम इफेक्ट पड़ेगा जो हमारे पास यहाँ पे पड़ रहा है। द वायर इज़ मूव डाउनवर्ड्स एंड द मैग्नेट इज़ मूव्ड अपवर्ड्स। अच्छा, वायर नीचे जा रहा है, मैग्नेट अपवर्ड्स जा रहा है, नहीं ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी, द वायर इज़ मूव डाउनवर्ड्स, नहीं ये भी नहीं होगा। द वायर इज़ मूव्ड अपवर्ड्स एंड द मैग्नेट इज़ केप्ट कांस्टेंट। हाँ, अगर हम वायर को ऊपर ले जाएं तो हमारा जो EMF होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एन AC voltage is displayed on an oscilloscope screen. The Y gain is set at 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर। सही है, मतलब 1 सेंटीमीटर में 2 वोल्ट हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज? तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो है वो हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, और 2 बॉक्सेस हैं ये, तो यहाँ पे भी 2 वोल्ट होगा, यहाँ पे भी 2 वोल्ट होगा। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 हमारे पास आ जाएगा 4 वोल्टेज। तो आंसर देख लेते हैं, तो हमारे पास इसका आंसर जो है मैक्सिमम वोल्टेज 4 वोल्ट है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। The results of scattering experiment show that a very small nucleus contains most of the matter in an atom. With what is scattered in this experiment? अच्छा, तो अल्फ़ा पार्टिकल हम स्कैटर करते हैं इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, अल्फ़ा पार्टिकल्स। Atoms P and Q are isotopes of the same element. How does the composition of an element of P compared with the composition of
एन एटम क्यूब। अच्छा, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स दिया हुआ है, तो हमें पता है कि आइसोटोप्स के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम रहते हैं और नंबर्स ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो गलत है, डिफरेंट नहीं हो सकते प्रोटॉन्स, नहीं डिफरेंट नहीं हो सकते। ऑप्शन सी बोल रहा है सेम हो सकते हैं और न्यूट्रॉन डिफरेंट हो सकते हैं, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। The nucleus of an atom emits an alpha particle. How do the proton number and nucleon number change? अच्छा, तो अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो बराबर होता है तकरीबन हीलियम इसके, तो इसका न्यूक्लियन नंबर होता है 4 और प्रोटॉन नंबर होता है 2। तो अगर इसमें से मैं इमिट कर रहा हूँ अल्फ़ा पार्टिकल तो मैं 2 प्रोटॉन डिक्रीज़ करूँगा और 4 न्यूक्लियन नंबर डिक्रीज़ करूँगा, तो मेरा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। 2 डिक्रीज़ हो रहे हैं हमारे पास, सही है, और 4 डिक्रीज़ हो रहे हैं, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं 37। The diagram shows how the thickness of paper is measured during manufacture. If the sheet is too thick, fewer beta particles can reach the detector. सही है। Why are beta particles used for this purpose? Alpha particles are all stopped by the paper. हाँ, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो पास थ्रू नहीं हो सकते पेपर के, जब भी हम बीटा पार्टिकल्स यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 38 बोल रहा है अ सैम्पल ऑफ ट्राइशियम हैज़ अ मास ऑफ 32 mg. ट्राइशियम हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 12 years. हाउ मच ऑफ सैम्पल ऑफ ट्राइशियम डिकेज इन 36 years. अच्छा, 36 years मतलब इसकी 3 हाफ लाइफ्स हैं, तभी 12 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो 36 बनेगा हाफ लाइफ से। तो हमारे पास इसको डिके निकालने के लिए 32/2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 दफ़ा 2, क्योंकि 3 हाफ लाइफ है इसकी, तो यह हो जाएगा हमारे पास 32/8। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 4। तो 4 जो है हमें इसका डिके निकालने के लिए, हाउ मच सैम्पल ऑफ ट्राइशियम डिके निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 32 - 4 करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 28। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इट टेक्स 27 days फॉर मून टू ऑर्बिट द अर्थ. द एवरेज वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ द मून्स ऑर्बिट इज़ 3. ये है 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ है, ये पावर है 8। What is the average orbital speed of the moon? अच्छा, तो इन्होंने क्या दिया हुआ है, हमें मून दिया हुआ है यहाँ पे, और हमारी अर्थ जो है ये रही, और उसका जो है इन्होंने ऑर्बिट बताया हुआ है, हमें यहाँ पे इन्होंने रेडियस आर बताया हुआ है। तो एवरेज स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला होता है टोटल, वेट एक सेकेंड, एवरेज वेट तो एवरेज स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन होता है हमारे पास, सही है, टेकन। तो हम इसमें एवरेज स्पीड को अगर हम करें तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सर्कल है तो 2πr, तो हम 2π और r हमें कितना दिया हुआ है 3.8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ और अपॉन हमें टाइम दिया हुआ है इन्होंने, वेट एक सेकेंड, 27 days, तो इसको हमें सेकंड्स में करना ज़रूरी है। 27 मल्टीप्लाइड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 60, तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 1000। तो देख लेते हैं क्या ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन बी जो है हमारे पास वो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है इसके अंदर। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द न्यूक्लियर रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन स्टेबल स्टार. अच्छा, स्टेबल स्टार के अंदर फ्यूजन रिएक्शन होता है और ये जो है हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट होता है, मतलब ऐसे फ्यूज़ होते हैं दो हाइड्रोजन हमारे पास और ये बना देते हैं हमारे पास हीलियम 2, ये होता है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। फ्यूजन नहीं होती, फ्यूजन नहीं होती, फिजन नहीं होती, फिजन नहीं होती, फ्यूजन ऑफ हीलियम, फ्यूजन होती है हमारे पास, फ्यूजन ऑफ नहीं,
हीलियम इंटू हाइड्रोजन नहीं होता, हाइड्रोजन इंटू हीलियम होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। तो यहाँ पे हमारा ये पेपर एंड होता है। होप करता हूँ कि ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।